हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ोगे फिजिक्स फॉर नीट ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ओनली एट learnohub.com। इस वीडियो में हम कवर करने वाले थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के कंसेप्ट्स। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम कवर करेंगे स्पेसिफिक हीट को, है ना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस, इस सारे चीजों को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर को। तो अभी हम देखेंगे एक्सपेंशन इन गैसेस। तो गैसेस में ऐसा क्या अलग हो रहा है जो सॉलिड और लिक्विड से मींस डिफरेंट है, वो देखते हैं कि एक्सपेंशन इन गैसेस क्या है। देखो, सॉलिड और लिक्विड में जब हम वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात कर रहे थे तो उसे हम टेम्परेचर के साथ इंडिपेंडेंट मान रहे थे। मतलब टेम्परेचर जितनी बढ़ाते जाएंगे, वॉल्यूम एक्सपेंशन जो गामा है ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, वी कंसीडर दैट इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, बट गैस के केस में एक्सपेंशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, गैस के केस में एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, तो इसलिए जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है इन गैसेस, इट इज चेंजिंग विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो देखो, आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है ना, PV इक्वल्स टू nRT, राइट। यहां पे P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और T क्या है, टेम्परेचर है। तो इसको अगर हम मानते इक्वेशन 1, और अगर हम इसकी वॉल्यूम को चेंज करते, प्रेशर को कांस्टेंट मान के, कैसे चेंज करेंगे, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। मतलब P एंड चेंज इन वॉल्यूम दैट इज डेल्टा V इक्वल्स टू n R, ये दो तो कांस्टेंट है, एंड डेल्टा T। ठीक है, अभी अगर हम वी विल डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा V बाई V इक्वल्स टू डेल्टा T बाई T। और क्या मिल सकता है यहां से, 1 बाई T इक्वल्स टू डेल्टा V बाय V इंटू डेल्टा T। तो ये जो आया ना, इसे ही कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इन गैसेस। तो देख रहे हो, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है ना, वो बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन वैसे वैसे घटता जाएगा। तो यही था, सिंपल सी बात है, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। इससे तो सवाल पूछे जाते हैं नहीं, ठीक है, फिर भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि बाकी के आगे के चैप्टर्स में काम आएंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट, ठीक है, ये क्या होती है। तो देखो, पहली बात तो ये ना कि अगर हम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, तो एक अगर गिवन टेम्परेचर है, मतलब कि मेरे पास अलग अलग सब्सटेंस है। सपोज आप कंसीडर करो, आपके पास वाटर है, आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मैंने अगर डेल क्यू हीट अगर वाटर को दिया और सेम अमाउंट डेल क्यू हीट अगर मैं हाइड्रोजन को दिया, तो दोनों में जो एक्सपेंशन है ना, वो इक्वल होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस वैरी करता है। तो जो डेल्टा क्यू है ना, वो डिपेंड करता है किस पे, वो डिपेंड करता है पहले तो मास पे डिपेंड करता है, और दूसरी बात रेंज ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, दैट इज डेल्टा टी। ठीक है, मास और रेंज ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो जो एक्सपेंशन है फॉर एवरी सब्सटेंस, इट इज डिफरेंट फॉर अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, और फॉर अ गिवन हीट। ठीक है, अब देखो, तो डेल्टा क्यू विल बी प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा टी, ठीक है। और इसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को, अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं, तो इसे हम लिखते हैं S से, एंड m डेल्टा टी। और ये जो S है,
इसे हम कहते हैं क्या, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, फिजिकल मीनिंग इसकी क्या है, जस्ट अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी, ठीक है, समझ में आ गई बात, ओके। डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। अच्छा, ये वाला जो टर्म है ना एस एम, इसे कहते हैं हीट कैपेसिटी, या फिर थर्मल कैपेसिटी, दोनों सेम ही है। हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी सेम ही है, एस एम, ओके। तो ये हो गया स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। यहां पे अगर मैं कंसीडर करता हूं ना कि अगर मास क्या है, यूनिट है, और टेम्परेचर भी यूनिट इंक्रीज हुआ है, मतलब इफ एफ एम इक्वल्स टू 1 एंड डेल्टा टी इक्वल्स टू 1, तो हमारा क्या आएगा, एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू। तो अब जाके फिजिकल मीनिंग इसकी समझ में आएगी कि क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक हीट। देखो डेफिनेशन को देखते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द amount of heat required to raise the temperature of the body by just of temperature of a unit mass of the body, obviously through unit degree। मतलब कोई भी एक सब्सटेंस की अगर यूनिट मास की टेम्परेचर को 1 डिग्री से हम बढ़ा दे, राइट, 1 डिग्री से अगर हम बढ़ा रहे, तो उस बढ़ाने के लिए जितनी हीट जरूरी है उसे ही कहते हैं स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर से एक बार बताता हूं, क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कि अगर एक सब्सटेंस है जिसकी एक यूनिट मास को यूनिट डिग्री से जस्ट 1 डिग्री हमें बढ़ाने के लिए जितनी हीट जरूरी होगी उसे ही कहेंगे क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ना, ये बॉडी टू बॉडी यानी कि सब्सटेंस टू सब्सटेंस वैरी करती है, मतलब हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग होती है। जितनी हीट कैपेसिटी वाटर की होगी उससे अलग होगी अगर हाइड्रोजन की बात करें। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट को देखते हैं क्या होगी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। इसकी यूनिट होगी कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री केल्विन, ठीक है, और या फिर जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। ये दोनों में से किसी एक यूनिट को हम यूज करते हैं, मोर स्पेसिफिकली इसी को यूज किया जाता है, ठीक है। वाटर की स्पेसिफिक हीट देखते हैं, क्या है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री केल्विन, ओके, पर केल्विन हम बोलते हैं। और हाइड्रोजन की क्या है, हाइड्रोजन की है 3.5 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना एक सब्सटेंस के स्टेट में भी डिपेंड करता है, मतलब वाटर की हीट कैपेसिटी इतनी है, अगर यही मैं आइस की निकालूं तो आइस की हीट कैपेसिटी हमें क्या मिलेगी, आइस की हीट कैपेसिटी हमें मिलेगी 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। और एक और स्टेट वाटर का जो होता है दैट इज स्टीम, मतलब जो वेपर स्टेट है, ठीक है, वो अगर निकालो तो वो हमें मिलेगा -0.47 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। तो हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, हीट कैपेसिटी चेंज ऑफ स्टेट, not change of state but different state of a single substance it is depending on। अगला चेंज ऑफ स्टेट एंड लैटेंट हीट। तो देखो चेंज ऑफ स्टेट को समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि एक बीकर है हमारे पास और इस बीकर में हमने कुछ आइस क्यूब्स ले रखे हैं, ठीक है, आइस क्यूब्स ले रखे हैं।
ओके, और फिर इस बीकर को हम क्या करेंगे, हम करेंगे इन्हें हीट। ठीक है, इस बीकर को हम एक बर्नर की हेल्प से हम करते इसे हीट। तो जैसे ही हीट होगी तो क्या होगा, कॉमन सेंस क्या कहता है, कॉमन सेंस ये कहता है कि आइस मेल्ट होगी, मेल्ट होके पानी बनेगी, पानी बन के फिर ये वेपर बनेगी, बॉयल होने लगेगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो देखो इसी पे बेस्ड है, जो भी कॉमन सेंस हमारा कहता है ना, हम टेम्परेचर बढ़ेगी ऑब्वियसली, तो उसका वर्सेस टाइम का एक ग्राफ बनाते हैं, टाइम इन मिनट। ठीक है, इसका एक ग्राफ बनाते हैं। तो हमें क्या देखने को मिलेगा ना कि देखो जो ये आइस है, ठीक है, जैसे ही हम इसे कोई एक टेम्परेचर दिए, अब क्या हो रही है, ये आइस क्या है, अपने सॉलिड स्टेट को मेंटेन रख रही है फॉर सम टाइम। ठीक है, भले ही इसकी टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रही है, बट फिर भी ये सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, फिर भी ये सॉलिड स्टेट में है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर क्या, जैसे जैसे ये हीट कांस्टेंट हीट दी जा रही है, ठीक है, बट इसकी जो टेम्परेचर है, ये आइस की जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। बट ये बढ़ रही है टेम्परेचर, बट फिर भी इसका स्टेट क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, ये सॉलिड की सॉलिड ही है अभी भी। तो वो जो टाइम है वो कुछ एक टाइम या फिर कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जहां पे इसकी आएगी क्या, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, तो इस मेल्टिंग पॉइंट पे क्या हो रही है, टेम्परेचर तो बढ़ के इतनी आ गई मेल्टिंग पॉइंट, तो अब ये सॉलिड जो है मेल्ट होना स्टार्ट होती है। अब जो ये सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट होती है, मतलब इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे ये सॉलिड है। ठीक है, ये जो पूरे टाइम में ये सॉलिड है, इस पॉइंट पे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है, यानी कि सॉलिड और लिक्विड यहां पे दोनों है। ठीक है, अब देखो ये मेल्ट होना जब स्टार्ट होती है तब इसकी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होती है ना, फॉर सम टाइम, जब तक ये पूरी की पूरी मेल्ट हो नहीं जाती तब तक इसकी टेम्परेचर क्या है, इक्वल रहती है। मतलब जब ये मेल्ट होना स्टार्ट हुई तब तो इसमें कुछ बर्फ था, राइट, पहले तो आइस था, और अभी जस्ट वो आइस मेल्ट होना स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो तब की टेम्परेचर और पूरी जब मेल्ट हो गई आइस तब की टेम्परेचर बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम है। तो इस टेम्परेचर, इसे कहते हैं हम फेज चेंज और स्टेट चेंज। अब जब फर्दर टाइम और ज्यादा टाइम तक अगर हम हीट करें तो क्या हो रही है, तो अब ये जो लिक्विड है इसको अगर हम फर्दर हीट कर रहे हैं तो अब क्या हो रही है, ये लिक्विड ही रह रही है कुछ टाइम तक, फिर ये लिक्विड से गैस में चेंज होने लग रही है, फिर ये लिक्विड से गैस में चेंज होगी। मतलब यहां से इसकी क्या होती है, ये जो जैसे यहां पे मेल्टिंग पॉइंट आई थी जिसमें ये आइस से वाटर बनी थी, फिर जाके यहां पे इसकी आएगी क्या, बॉइलिंग पॉइंट, फिर जाके क्या आएगी, बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर ये चेंज होगा, राइट, जब तक ये पूरा बॉयल ना हो जाए। तो ये जो देख रहे हो आप, जो यहां पे जो टेम्परेचर इसकी कांस्टेंट है लेकिन इसकी जो स्टेट चेंज हो रही है, तो इसी कांस्टेंट टेम्परेचर को जो हम बोलते हैं, इस कांस्टेंट टेम्परेचर में जो हीट जा रही है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, तो लेटेंट हीट का मतलब ये होता है कि हीट रिक्वायर्ड और हीट एब्जॉर्ब ड्यू टू चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो मतलब यहां पे जो हमने हीट दिया बट इसकी टेम्परेचर तो सेम ही रही, तो हीट गई कहां, तो हीट इसके स्टेट को चेंज कर रही थी, आइस से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस में स्टेट को चेंज करने में वो हीट इसकी जरूरत पड़ रही थी, उसे ही हम कहते हैं क्या, लैटेंट हीट। लैटेंट हीट की यूनिट क्या होगी, लैटेंट हीट की यूनिट होती है जूल पर केजी, इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है, अच्छा यहां पे जो लैटेंट हीट यूज हुई है, जब वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तब उसे कहते हैं क्या, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब वो लिक्विड से गैस में चेंज हो रही है तब उसे कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम। ठीक है, तो देखो प्रेशर
वर्सेस वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, ये तीन क्वांटिटीज को फॉर अ सिंगल सब्सटेंस अगर हमें देखना हो, इसकी स्टडी करनी हो, तो ऑब्वियसली हमें 2D ग्राफ में कभी स्टडी नहीं कर सकते। तीन के लिए तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस पे हमें बिठाना पड़ेगा, मतलब एक 3D ग्राफ समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर वही हमने सेम चीज यहां पे किया है 3D ग्राफ, तो हम 2D सरफेस पे दिखा नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, एक वॉल्यूम को मान लिया कांस्टेंट और प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर की कर्व ड्रॉ की है फॉर दैट डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें ये हो रहा है कि ये क्या है, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रही है और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, उसमें क्या चेंज हो रही है, प्रेशर में क्या चेंज हो रही है टेम्परेचर के साथ साथ। ठीक है, तो देखो कोई भी एक सब्सटेंस है फॉर अ गिवन, मतलब ये जो ए बी वाली लाइन है ना, अच्छा ये क्या है, ये वाटर के लिए है। ठीक है, वाटर के लिए है, और ये क्या है, ये दूसरी कोई लिक्विड के लिए है। ठीक है, या फिर कोई दूसरी कोई मैटर के लिए है। ठीक है, और ये क्या है, पूरी पूरी हमने लिया है वाटर के लिए। क्यों ऐसा लिया है, क्यों ऐसा लिया है, क्योंकि वाटर का एनोमलस बिहेवियर होता है, इसीलिए वाटर को हम किसी जनरल डायग्राम से, किसी जनरल कर्व से हम उसे भी कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि 0 to 4 डिग्री में वो एक्सपैंड करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये जो ए बी लाइन है ना, ए बी लाइन है ना, ये वो प्रेशर और टेम्परेचर रीजन है। ऐसा एक पॉइंट है इस रीजन में, ऐसा एक प्रेशर या फिर ऐसा एक टेम्परेचर है जब ये जो वाटर है वो क्या है, वेपर स्टेट में भी है, साथ ही साथ आइस स्टेट में भी है, वेपर स्टेट में भी है प्लस सॉलिड स्टेट में भी है। ठीक है, फिर अगर आप BC पॉइंट को देखो तो इसमें प्रेशर और टेम्परेचर वाटर का इतना है कि वो लिक्विड और गैस दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है, को एग्जिस्ट कर रही है, को एग्जिस्ट इन बोथ द स्टेट। ठीक है, वैसे ही अगर आप BD कर्व को देखो, BD ग्राफ को देखते हैं, तो ये वो एट ए पॉइंट इसमें ऐसी एक प्रेशर है या फिर ऐसा टेम्परेचर है जिसमें वो सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में एट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट देखो B है जिसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो ये ट्रिपल पॉइंट क्या है, ट्रिपल पॉइंट में कुछ एक पर्टिकुलर प्रेशर, कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वाटर जो है तीनों के तीनों स्टेट में रहेगा, मतलब तीनों के तीनों स्टेट में ये कोएग्जिस्ट कर सकती है, कुछ एक पर्टिकुलर प्रेशर, कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ एवरी सब्सटेंस इज डिफरेंट। तो यहाँ पे कर्व देखो कैसा जा रहा है, ये जा रहा है कर्व, राइट। वही अगर दूसरे मटेरियल के लिए देखें तो ये हम देख सकते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा कर्व। ठीक है, वाटर के केस में ये थोड़ा लाइन ऐसे करके आया, क्यों, क्योंकि वाटर का एनोमलस बिहेवियर होता है। ठीक है, तो देखो ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट क्या होती है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है, बिल्कुल आसान सी बात है। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है, वो प्रेशर एट सम पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर जब कोई एक मैटर तीनों के तीनों स्टेट में कोएग्जिस्ट कर सकती हो, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, तो सॉलिड और गैस, ये वाली लाइन फिर से देख लो, ये वाली लाइन जो है वो सॉलिड और गैस क्या बता रहा है, मतलब इसमें जो प्रेशर है, जो टेम्परेचर है, अगर वो मैटर उस प्रेशर टेम्परेचर पे रहे तो वो सॉलिड और गैस दोनों में कोएग्जिस्ट कर सकती है। मतलब जो सब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन प्रोसेस होता है वो पर्टिकुलरली इस प्रेशर या फिर इस टेम्परेचर रेंज में होता है। ठीक है, वैसे ये देख लो लिक्विड पॉइंट, ये लिक्विड और गैस में कोएग्जिस्ट कर सकती है एट सम गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर। सिमिलरली ये वाली लाइन में मतलब वो सॉलिड और लिक्विड दोनों में एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड मतलब मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग और फ्रीजिंग ऑफ एनी सब्सटेंस वो इस पॉइंट पे, इस वाले रेंज में होती है, और वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन इस वाले रेंज में होती है। तो ये है डिफरेंट मैटर के लिए। ठीक है, डिफरेंट मैटर के लिए, और ये था वाटर के लिए। तो यही था प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम। ट्रिपल पॉइंट में टेम्परेचर, वाटर की टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट कितनी है पता है, वो होती है 273.16 केल्विन
फॉर वाटर ऑब्वियसली, ठीक है। वाटर पे 273.16 केल्विन टेम्परेचर है, मतलब इतने टेम्परेचर पे वाटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं ना, तो उसकी है 216.4 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो ये होती ट्रिपल पॉइंट वाली टेम्परेचर। कैलोरीमेट्री, ठीक है। तो कैलोरीमेट्री एक ऐसी टॉपिक है जिसको आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम समझ लेते हैं कि क्या है इसका प्रिंसिपल। तो कैलोरीमेट्री क्या है, नाम में ही देखो क्या है, कैलोरी है। कैलोरी क्या है, हीट की यूनिट है, तो हीट हो गया, ठीक है। और मेट्री मतलब कि मेजरमेंट, मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। तो मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट की जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं कि ये ट्रांसफर ऑफ हीट क्या हुआ, इसमें कितनी टेम्परेचर लगी, इसे ही कहते हैं क्या, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री को यूज करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसे कहते हैं कैलोरीमीटर। क्या कहते हैं, कैलोरीमीटर, ठीक है। अब कैलोरीमीटर में क्या है, कैलोरीमीटर में देखो एक पहले तो एक इंसुलेटेड क्या है, ग्लास है, ग्लास सरफेस या फिर वुडन सरफेस रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस वाले इमेज में स्टाइरोफोम लिया गया है, स्टाइरोफोम लिया गया है। तो इससे क्या रहती है, जो अंदर की हीट है वो बाहर नहीं आ पाती है। क्यों नहीं आ पाती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो मैटर है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होगा तो इसके थ्रू ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, इसके थ्रू ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। और इसमें क्या डालते हैं, एक हम थर्मोमीटर डालते हैं और एक स्टरर डालते हैं। स्टरर क्या होती है, जस्ट वो घुमाने वाली जो मिलाने वाली होती है, राइट, उसे कहते हैं स्टरर। और फिर इसके टेम्परेचर को चेंज करते हैं, राइट, टेम्परेचर को नोट करते हैं, ठीक है। तो यही होती है कैलोरीमेट्री में, राइट। अब देखो क्या होता है, कैलोरीमेट्री का मतलब प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये है जो बाकी सब चीज का ट्रांसफर ऑफ हीट का प्रिंसिपल है, कि ट्रांसफर ऑफ हीट तभी होगी जब एक हॉट ऑब्जेक्ट रहेगा, एक कोल्ड ऑब्जेक्ट रहेगा, दोनों को हम मिलाएंगे तो हॉट से कोल्ड की तरफ हीट जो है वो ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो हॉट ऑब्जेक्ट जितना हीट लूज करेगी, जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है जो उसके कांटेक्ट में है वो उतना ही हीट गेन कर लेगी, ठीक है। तो देखो यहां से हम क्या समझते हैं, हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड, राइट। ये आइडियल सिचुएशन है और कैलोरीमेट्री इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। बट एक्चुअल में क्या होता है कि रेडिएशन के रेडिएशन की वजह से कुछ एक हीट लॉस हो जाती है। रेडिएशन क्या है वो हम ट्रांसफर ऑफ हीट जब पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगी। बस इतनी सी बात है कि हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन, ये प्रिंसिपल पे पूरा का पूरा कैलोरीमीटर या फिर कैलोरीमेट्री जो है वो काम करता है। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि केमिस्ट्री में आप डिटेल में पढ़ोगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, ठीक है। तो ये हम अज्यूम करते हैं ना, जब भी एक गैस को हीट किया जा रहा है कि जो उसकी हीट है, जितना हम हीट दे रहे हैं उसकी टेम्परेचर उस हिसाब से बढ़ रही है, राइट। तो हीट गिवन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इंक्रीज इन द गैस, इन द सब्सटेंस। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब भी किसी एक सब्सटेंस को या फिर स्पेसिफिकली अगर गैस की बात करें, गैस को हीट करते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपैंड होती है वो, है ना। अगर उसकी मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे है तो हीट करने के बाद उसकी मॉलिक्यूल क्या होगी, एक्सपैंड होगी, ठीक है। उसकी मॉलिक्यूल क्या होगी, एक्सपैंड होगी। तो कुछ हीट जो है इस एक्सपेंशन में भी चली जाती है। तो अजम्पशन हमारा ये है कि हीट जितना दिया टेम्परेचर उस हिसाब से राइज हो रहा है, बट यहाँ पे कुछ टेम्परेचर क्या है, एक्सपेंशन में भी यूज होती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट को यहां से समझेंगे, गैस की स्पेसिफिक हीट क्या होती है उसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। और क्या है कि देखो अगर सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं ना गैस के अलावा, तो इसकी जो कोफिशिएंट है ऑफ एक्सपेंशन, चाहे वो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन या फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन ही क्यों ना हो, वो बहुत ही कम है। तो जो टेम्परेचर के साथ उसकी जो रेंज है उसको जो है उसकी चेंज जो है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, राइट।
बट गैस के केस में ऐसा नहीं कर सकते, ये मैंने पहले भी बताया। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या होती है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसको लिखते हैं बाय स्मॉल सी। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस को लिखते हैं स्मॉल सी की मदद से। ठीक है, वो क्या होती है, वो होती है डेल्टा क्यू बाय एम इंटू डेल्टा। तो ये जो डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू है स्मॉल चेंज इन हीट, और डेल्टा टी क्या है, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। राइट, तो ये स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस टेम्परेचर के साथ साथ क्या होती है, वैरी होते रहती है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि जो कोफिशिएंट है वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस वो क्या है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते गैस के केस में। इसीलिए स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस वो भी टेम्परेचर के साथ साथ वैरी कर रही है। ठीक है, बट ये वैरी करेगी तो एक गैस की स्पेसिफिक हीट को हम कैसे लिख सकते हैं, राइट अगर ये वैरी करते जाएगी तो कैसे लिख सकते हैं, जैसे वाटर के केस में हमने लिख दिया था कि वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या है, आइस की स्पेसिफिक हीट क्या है, क्योंकि उसका जो एक्सपेंशन है वो बहुत ही छोटा सा था, राइट उसका कोफिशिएंट है वो नेग्लेक्ट कर सकते थे, बट इसमें वैसा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए ना दो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट हम कंसीडर करते हैं, एक है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर से पहले एक बार स्पेसिफिक हीट के डेफिनेशन को देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। यहां से वैसे तो हम बता ही सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या है, राइट ऑफ अ गैस, तो वो क्या है कि एनर्जी, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस बाय 1 यूनिट डिग्री इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। ठीक है, अगर ये 1 ग्राम की जगह हम लिखते हैं कि 1 मोल ऑफ गैस, राइट 1 मोल ग्राम ऑफ गैस, तो उसे हम कहते हैं क्या, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो उसे लिखते हैं कैपिटल एम से, वो किसके बराबर होती है, एम इंटू सी, राइट एम इंटू स्मॉल सी। स्मॉल सी, स्मॉल सी क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, एम क्या है, मोलर मास, एम क्या है, मोलर मास। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा, क्योंकि देखो इसकी स्पेसिफिक हीट वैरी होते जा रही है, चाहे वो मोलर स्पेसिफिक हीट हो या स्पेसिफिक हीट हो, एक ही बात है, वो क्या है, वैरी हो रही है टेम्परेचर के साथ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो प्रिंसिपल लेते हैं कि चाहे वो टेम्परेचर वैरी होते रहे तो हर एक टेम्परेचर पे अलग अलग स्पेसिफिक हीट होगी। ठीक है, इसीलिए हम कंसीडर करते हैं कि एक बार इसके प्रेशर को हम कांस्टेंट रख के फिर टेम्परेचर को चेंज करते हैं और एक वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के फिर टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो तब जो स्पेसिफिक हीट आएगी ना उसे ही हम स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर सीपी या फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी कह सकते हैं। तो देखो सीवी जो होती है, यहां पे मैं लिख रहा हूं कैपिटल सीवी, तो स्मॉल सीवी लिखूं तो स्पेसिफिक हीट ऑफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कैपिटल सीवी मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो क्या होगी, मोलर मास इनटू स्मॉल सीवी, राइट ये होती है। और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसे कहते हैं मोलर मास टू स्मॉल सीपी। ठीक है, ओके एक बार मैं बता देता हूं कि सीपी क्या है, स्मॉल सीपी स्पेसिफिक हीट at constant pressure और स्मॉल सीवी है स्पेसिफिक हीट at constant वॉल्यूम। ठीक है, तो इसकी और कैपिटल सी अगर हो गया कैपिटल सीपी तो उसे हम लिखेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट, कैपिटल सीवी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी देखो इसमें अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें कि इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो सिमिलरली जैसे स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कर रहे थे वैसे कि टू द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम बाई of 1 gram of gas by 1 unit degree is called
right, 1 unit degree by keeping the pressure constant is called specific heat at constant pressure. Similarly, heat required to raise the temperature of 1 gram of gas by 1 unit degree by keeping the pressure of that gas constant is called specific heat at constant pressure, or sorry, volume of that gas constant is called specific heat of the gas at constant वॉल्यूम या फिर कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मोलर के जगह में, अगर मोलर डिफाइन करना है तो 1 ग्राम की जगह में 1 मोल यूज कर लेंगे। तो ये सब क्या, ये सब आप फिर से केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, राइट। जब केमिस्ट्री में अर्पित सर या फिर शुभम सर पढ़ाएंगे तो आप उसमें भी पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो इससे और एक क्या होती है कि कोई भी गैस की जो Cp होती है दैट इज ग्रेटर देन Cv, राइट। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वाली जब चैप्टर आएगी ना, तब हम इसके बीच का रिलेशन को भी समझ लेंगे। एक और बात कि Cp/Cv का जो रेशियो है ना, इसे हम कहते हैं क्या, गामा। गामा क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म। यहाँ पे हमने कवर किया क्या, कैलोरीमेट्री एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे।